स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। उन्नीस 1911 में जन्मे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली हिंदी लेखकों में से एक माना जाता है। हिंदी कविता, आलोचना और पत्रकारिता में एक नई आधुनिकता लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। नॉवल, कहानियाँ, कविताएं, विश्व लिटरेचर के ट्रांसलेशंस, संपादन, उनकी ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी बहुत विस्तृत है। उसमें हर विधा, हर जॉनर के लेखन के रंग आप पाएंगे। लेकिन आज इन साहित्य के दिग्गज की तब की कहानी जब वे एक नवयुवक थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जब साइंस में डिग्री लेके अज्ञेय निकले तो देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग फैल चुकी थी। वो भी इस आग में कूद पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA से वे जुड़ गए और नवंबर 1930 को क्रांतिकारी और HSRA के नेता भगत सिंह को जेल से भगाने में मदद करने के आरोप में अज्ञेय जेल चले गए। अगले 4 साल उन्होंने लाहौर, दिल्ली और अमृतसर की जेल में काटे और यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लेखक अज्ञेय बन गए। आज उनकी लिखी एक कहानी, उनके कारावास के दिनों की एक याद, दारोगा अमीचंद। यूं तो जिस जेल की ये बात है उसका नाम मैं बता देता, पर मुश्किल ये है कि उसके साथ फिर दारोगा का नाम भी बताना पड़ेगा या आप खुद ही पता कर लेंगे। और एक कहानी के नाम पर किसी को दुख पहुंचाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता, फिर चाहे कहानी सच्ची ही क्यों ना हो। इतना बता सकता हूं कि बात सन 34 की है, जब देश भर की जेलें दूसरी बार खचाखच भर रही थीं और A, B, C क्लासों में बंटकर अलग अलग दलों के बिल्ले लगाकर भी बहुत से असंतुष्ट आंदोलक सियासी के नाम से एक बिरादरी में शामिल होकर अपने दिन बिता रहे थे। कहने को कह लीजिए कि वो हजारा की जेल थी, क्योंकि हजारा जेल पंजाब की शायद सबसे बड़ी जेल थी और सच को छिपाना हो तो उसे झूठ में नहीं बड़प्पन में छिपाना जरा भला मालूम होता है। मैं हजारा जेल में नया नया आया था। तब तक B क्लास लेकर लाहौर की जेल में सूने मगर आराम के दिन काट रहा था। एक दिन सूनेपन से ऊबकर कुछ झगड़ा कर बैठा तो C क्लास हो गई और तब मैं हरिपुर हजारा की जेल भेज दिया गया। मैंने सोचा कि चलो आराम गया तो सूनापन भी जाएगा, जीवन में कुछ गति आएगी। हजारा की बड़ी जेल में कुछ रंगीनी तो होगी, कहीं अधिक स्याह रंग होंगे तो कहीं लाल, उजला, नौरंगी रंग भी तो उभरेगा। और इसमें मुझे निराश नहीं होना पड़ा। यूं तो रंगीनी की मुझे सिर्फ आशा थी और स्याहपन का पक्का विश्वास, क्योंकि हजारा के नए दरोगा साहब जिनकी बात सुना रहा हूं, एक नंबर जालिम मशहूर थे। अटक जेल में मार्शल लॉ के पुराने कैदियों के साथ उन्होंने जो जो ज्यादतियां की थीं उसे पंजाब भर की जेलों में लोग जानते थे और उन्हीं के कारण दारोगा अमीचंद अटकवाल हो गया था। यद्यपि उनकी बदौलत अब वो दारोगा से बढ़कर डिप्टी हो गए थे और राय साहब का खिताब भी उन्हें मिल चुका था। ये भी सुना जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर भी उन्हें शीघ्र मिलने वाला है। इन्हीं दारोगा की वजह से अटक जेल का भी आतंक सूबे भर में फैल गया था। जिसको अटक भेज दिया जाता था वो समझ लेता कि उसे द्वीपांतरित करे बगैर काले पानी भेजा जा रहा है, और जो सुनता था जान लेता था कि जिसे भेजा गया है वो या बड़ा दबंग और खतरनाक सियासी कैदी है जिसके आत्माभिमान को सरकार जैसे भी तोड़ना चाहती है, या फिर कोई ऐसा दुष्ट और लाइलाज इखलाकी जिसे सब सजाएं देकर जेल वाले हार गए हों, यानी जो जेल के मुहावरे में खलीफा हो चुका हो। अटक जेल के जिन बारकों में खलीफा को रखा जाता था उनके बड़े हौलनाक वर्णन पंजाब की जेलों में प्रचलित थे और उनके प्रचार से दारोगा अमीचंद का आतंक और भी बढ़ जाता था। दारोगा अमीचंद की एक बात और मशहूर थी, वो ये कि उनका चेहरा ऐसा रुबीला है कि मामूली कैदी तो उनकी शक्ल देखकर ही थर थर कांपते हैं और कहीं किसी की ओर वो एक नज़र देख लें तो बस उसके अवसान खता हो जाएं। यूं अमीचंद डील डॉल के साधारण थे, कद मंझला पर अकड़ कर चलते थे। शरीर कुछ भारी पर चाल में कुछ ऐसा कटाव, छटाव और फुर्ती
कि जब वो परेड पर निरीक्षण के लिए आते थे तो कैदी मानो अकस्मात ही आधा कदम पीछे हट जाते। अमीचंद थे तो खत्री, पर अपनी घनी मूछें ऐसी उमेट कर रखते थे कि ठाकुर ठकुराई भूल जाए। मोम लगाकर मूछों की नोक का कसाव कुछ ऐसा तीखा रखते थे मानो तारकशी का काम करने वाले किसी अच्छे कारीगर ने लोहे के तारों के लच्छे लेकर उन्हें बटकर नोक दे दी हो। बात मशहूर थी कि दरोगा अपनी मूछों को बटते रहते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि नींबू उठाकर मूछ की नोक पर उसे भोंक कर तसल्ली न कर लें कि नींबू उससे आर पार छिद जाता है। मानो कोई जल्लाद रोज किसी को सूली पर चढ़ाकर देखा करे कि वो ठीक जमी है कि नहीं। लोग कहते ही तो थे, दारोगा अमीचंद वो तो पूरा जल्लाद है, उसकी मूछें नहीं देखी तुमने। किस्सा कोतम मैं जब हरिपुर पहुंचा तो दारोगा अमीचंद वहां नए नए तैनात होकर आए थे। उन दिनों हजारा जेल में बहुत से अकाली कैदी थे। बहुत दिनों से जेल वालों से इनकी चल रही थी और सब जानते थे कि इन्हीं को ठीक करने के लिए अटक के जल्लाद को वहां भेजा गया है। और इस चुनौती को अकालियों ने तत्काल स्वीकार कर लिया। जेल में तो ये ऊब से बचने का एक उपाय है, फिर अकाली तो अकाली ठहरे। यूं बात कुछ नहीं थी। अकाली लोग सवेरे खाना खाने बैठे तो किसी एक अकाली की दाल की बाटी में कंकड़ निकले। दाल में कंकड़ निकलना साधारण बात ही माननी होगी, फिर जेल की दाल, मगर वो तो ठन्नी थी, कोई हीला चाहिए था। अकालियों ने खाना छोड़ दिया। कहा कि अब तो रोटी वो तब खाएंगे जब दारोगा अमीचंद आकर मुआयना कर ले कि खाना कितना खराब है। और जब लड़ाई छिड़ ही गई तो फिर वाजिब और गैर वाजिब को कौन पूछता है। लड़ाई में तो साधारण आदमी भी कुछ अनरीजनेबल हो जाते हैं। फिर वाहे गुरु जी का खालसा। उन्होंने एक लंबी सूची बनाई कि उनकी क्या क्या शिकायतें या ये कह लीजिए मांगे हैं, और जब तक वो पूरी ना होंगी वो जेल के डिसिप्लिन को न मानेंगे। हर अकाली को आधा आधा सेर दूध मिले, रात को उनकी कोठरियां खुली रहें, मशक्कत उन्हें ना दी जाए, दाल के बजाय महाप्रसाद मिले। छोटी बड़ी 20 एक मांगें उनकी तैयार हो गईं। उधर दारोगा भी अपना लोहा मनवाने को उतावले थे। उन्होंने कहलवा दिया कि कैदी कैदी है, उन्हें कोई फरियाद करनी हो तो परेड के दिन कर सकते हैं, धौंस कोई नहीं मानेगा और डिसिप्लिन ना मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात बढ़ती ही गई। अकालियों को एक पर एक सजाएं मिलने लगी। धीरे धीरे मामला जेल के बाहर फैलने लगा और क्रमशः सूबे में ये बात फैल गई कि अमीचंद अटकवाला हजारा में नई लड़ाई ले रहा है अकालियों से। अगर बात ने और तूल पकड़ा तो शायद लोग अमीचंद न कहकर हजारे वाला कहने लगेंगे। दारोगा अमीचंद खुश थे। उनका छोटा सा शरीर कुछ और भी अकड़ कर चलता, पैंट की क्रीज कुछ और भी कटार की धार सी तीखी नजर आती, और मूंछों की ऐठन तो ऐसी मानो नींबू तो क्या, अगर बिल्लौर की गोलियां भी होंगी तो बिंध जाएंगी। लेकिन बात फैलने के कुछ ऐसे ही असर हुए कि जिनके लिए दारोगा तैयार नहीं थे। सूबे भर में उनका जो दबदबा था, जिसकी वजह से उन्हें इंस्पेक्टर जनरल भी जानते थे, उसका एक पहलू यह भी था कि 1 महीना हो गया था और अभी तक दारोगा अमीचंद भी कैदियों का विद्रोह कुचल नहीं पाए। तब या तो वो काम में ढील देने लगे हैं या फिर मामला ही कुछ संगीन है, हड़ताल के नहीं बलवे का है। इंस्पेक्टर जनरल ने तय किया कि वो मुआयना करने के लिए आएंगे और जेल को सूचना दे दी गई। हम लोगों को यह बात तत्काल नहीं मालूम हुई, बल्कि हमसे छिपाने की खास वजह थी। दरोगा साहब ने सोचा कि जहां मुआयना एक मुसीबत है वहां एक मौका भी है। अगर आईजी के आने पर वो उन्हें यह सूचित कर सकें कि बलवा उन्होंने शांत कर दिया है तो उनकी सफलता दूनी होगी और उनका रौब भी सीधे आईजी पर काफी पड़ेगा। आमने सामने की बात और ही होती है, मगर बलवा दबे तो ना। जुल्म तो उन्होंने बहुत कर लिए, अकालियों पर कोई असर नहीं हुआ। मानो गेंडे की पीठ पर कोड़े पड़ रहे हों, 100 पड़े तो क्या और 1000 पड़े तो क्या। सहसा ऐलान हुआ कि सवेरे परेड होगी और डिप्टी साहब अकालियों के वार्ड में जाएंगे। अकाली कैदी तैयार हो गए कि शायद कोई नया अत्याचार होने वाला है। मगर परेड में जाकर डिप्टी साहब ने कहा, तुम लोग अभी झगड़ा करके थके नहीं, क्या फायदा है, और जेल तो जेल है, यहां तो कानून में रहना पड़ेगा, क्यों मुसीबत उठाते हो। उनकी नजर कतार पर फिरती हुई एक जगह रुक गई।
जिस पर रुकी उसने उत्तर दिया, मुसीबत तो ऐसे भी है वैसे भी, फिर क्यों ना अकड़ कर रहा जाए। डिप्टी साहब की आंखें दबे गुस्से से छोटी छोटी हो गईं, मगर उन्होंने समस्वर में कहा, अच्छा चलो, तुम लोगों ने बहुत दिखा लिया कि तुम अकाली हो और मैं अटक वाला दरोगा अमीचंद हूं। अब काम की बात करो, तुम लोग क्या चाहते हो। 2-3 कैदियों ने कहा, हमारी मांगे आपको मालूम है, उन्हें पूरा कर दो बस। पूरी शर्तें तो खुदा की भी नहीं मानी जाती। तुम लोग आपस में सोच विचार कर तय कर लो और 5 आदमियों का डेपुटेशन मेरे दफ्तर में भेज दो, मैं विचार करके फैसला करूंगा। डिप्टी साहब चले गए। परेड बर्खास्त हो गई। उनकी मूंछों की चमकीली काली ऐंठन अकालियों के दिल में सुई सी चुभती रही, पर उन्होंने 5 पंचों को चुनकर बातचीत चलाने का काम उन्हें सौंप दिया। मशहूर है, 1 खालसा 1.25 लाख। फिर 5 पंचों में अगर 25 मत हो गए तो क्या अचंभा। बड़ी देर चकचक चली। कुछ की राय थी दरोगा सीधे रास्ते आ रहा है, यानी मांगों में और नई मांगें जोड़कर जाना चाहिए। किसी का ख्याल था नहीं, समझौता करना चाहता है तो कुछ रियायत तो होनी ही चाहिए। बीच में कई तरह के मत थे। फिर यह भी सवाल था कि रियायत हो तो किस या किन शर्तों पर, इसके बारे में भी मतभेद था। अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह दूं। सबने पूछा क्या। वो ये कि हम लोग अपनी सब मांगें वापस ले लें। दरोगा से कहें कि जाओ, हमने तुम्हें बख्शा, जो सुलह करने आवे उससे बनिए की तरह मोल तोल नहीं करना चाहिए। सब लोग अचकचा कर बूढ़े सरदार को देखने लगे। क्या महीने भर का सब संघर्ष व्यर्थ जाएगा। जितनी सजाएं, जितने अपमान उन्होंने सहे थे, एक बार उनकी आंखों के आगे दौड़ गए। एक ने कहा भी, आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। बूढ़े ने अविचलित भाव से कहा, सिर्फ एक बात हम अपनी तरफ से रखें। वो क्या। वो ये कि हमारा दारोगा से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वो भी हम पर हेकड़ी जताना छोड़ दे। बस एक बार वो हमारे सामने अपनी मूंछें नीची कर ले, फिर हम उसके सब कायदे कानून मान लेंगे। बात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। सब थोड़ी देर चुप रहे। फिर किसी ने कहा, हमको तो बात नहीं जचती। लड़ाई को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। दारोगा का क्या है, कल को फिर मुकर जाए तो सारी तकलीफें फिर शुरू से उठानी पड़े। बूढ़े ने कहा, वो बात तो शर्तें मनवाने पर भी हो सकती हैं। आज मान ले, कल मुकर जाए तो फिर भूख हड़ताल हो। मगर लड़ाई के बीच में छोड़ना तो खालसे का काम नहीं। पर सरन आए दुश्मन को दबाना भी तो ठीक नहीं। मैं तो कहता हूं एक बार आजमा कर तो देखो। अंत में बात मान ली गई। 5 का भी डेपुटेशन नहीं गया, केवल बूढ़ा सरदार अकेला भेजा गया। दफ्तर में जाकर उसने कहा, डिप्टी साहब, आप सुलह करना चाहते हैं तो हम भी राजी हैं। हम अपनी सब मांगे वापस लेते हैं। डिप्टी साहब ने कुछ अचंभे में मगर अपनी खुशी को छिपाते हुए कहा, क्या। वैसे चाहिए यही, जो काम लड़कर नहीं होता वो दबकर रहने से होता है। तुम राय साहब अमीचंद को जानते नहीं। मैं कानून वानून की परवाह नहीं करता। मैं चाहूं तो तुम्हारी बैरक में पीपे के पीपे घी के भिजवा दूं, चंदन के बाग लगवा दूं। हाँ, चंदन के बाग। हमारी दरखास्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे सामने एक बार अपनी मूछें नीची कर लें। क्या। दारोगा साहब की त्योरियां चढ़ गईं, मगर सामने आईजी के दौरे का प्रोग्राम रखा था। तुरंत ही संभल कर बोले, तुम जा सकते हो, तुम्हारी दरखास्त पर गौर करूंगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब पौ फटने के बाद जमादार ताले खड़का कर देखकर सब अच्छा चिल्लाकर अभी गया ही था, कोठरियों के दरवाजे अभी खुले नहीं थे, दरोगा अमीचंद सहसा अकालियों के बैरक के फाटक पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। दारोगा के साथ कोई अमला नहीं था, यहां तक कि चाबियां लिए चीफ हेड वार्डन भी नहीं था। फाटक पर खड़े होते ही अकालियों के पंच भीतर से उनके सामने आ गए। दारोगा ने कहा, तुम लोगों की दरखास्त पर हमने विचार कर लिया। हमें तुम्हें आखिर साथ रहना है। ना तुम जेल छोड़कर भागे जा रहे हो, ना हम ही सर्विस छोड़कर जा रहे हैं। फिर हेकड़ी की क्या बात। आपस में तो खींचतान होती ही रहती है।
उससे कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। कभी हमने दबा लिया, तुम दब गए। कभी तुमने जोर मारा तो हमने पैंतरा बदल दिया। कभी हमने तुम्हारी गर्दन नाप ली, कभी तुम्हारे सामने हमने मूछें नीची कर ली। कहते कहते उन्होंने हाथ उठाया, अंगूठे और उंगलियों से मूछों की नोकें दबाईं और गालों पर उन्हें मलते हुए नीचे को मोड़ दिया। ऐठन के बाल तो भला क्या मिटते, पर मोम तो था ही। मूछों के दाएं बाएं दोनों गुच्छे ऐसे हो गए मानो फूल चूही सी कोई बहुत छोटी मगर काली चिड़िया कीड़ा वीड़ा पकड़ने को चोंच झुकाए हो। दरोगा ने कहा, लो, इससे कुछ आता जाता थोड़ी है। बस अब हमारी सुलह। मैं अभी जमादार को भेजता हूं कि बैरक खोल दे। कहते कहते वो लौट पड़े। अहाते के फाटक तक पहुंचने के पहले ही उन्होंने मूछें फिर ऐंठ कर ऊपर कर ली। एक हल्की सी मुस्कान होठों के कोनों को उभार कर मूछों की ऐंठन को और बल दे रही थी। मन ही मन दरोगा साहब अपनी पीठ ठोक रहे थे। किस सफाई से हंसी हंसी में उन्होंने सारी बात ही उड़ा दी। शर्त भी पूरी हो गई, कुछ बिगड़ा भी नहीं। 3 दिन बाद आकर आईजी देखेगा कि जेल में बिल्कुल शांति है। राय साहब अमीचंद के दबदबे के मुताबिक ही सब काम कायदे से और मुस्तैदी से हो रहा है। जब परेड लगेगी और दूसरे कैदियों की तरह अकाली भी कतार बांधकर खड़े होंगे, ये आईजी को उनके सामने गुजरते हुए कहेंगे कि इन लोगों का मामला अब सेटल हो गया है और सब जेल की डिसिप्लिन मान रहे हैं। तब कितनी बड़ी विजय का क्षण होगा। उधर अकालियों के बैरक में कुछ कैदी बूढ़े सरदार की ओर एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या यही बात थी बस? इसमें कहां था विजय का सुख या कि समझौते की सी शांति? दरोगा अमीचंद तो उन्हें बनाकर चला गया। कहानी तो इतनी ही है, लेकिन बात इससे आगे भी है। दारोगा अभी द्योड़ी तक नहीं पहुंचे होंगे कि दूर सियासी बैरक में हमें खबर मिल गई। दारोगा अमीचंद ने अकालियों के सामने मूछें नीची कर ली और ताले खुलने से पहले जेल के 6,500 कैदियों को पता लग गया था कि दारोगा अमीचंद अटक वाले ने अकालियों के सामने मूछें नीचे कर ली। दूसरे दिन आईजी के दौरे का ऐलान हुआ और तैयारी परेड की हुई। राय साहब अमीचंद कतार देखते हुए गुजर रहे थे कि एक कैदी ने हाथ उठाकर नाक के दोनों ओर अंगूठा और उंगली जमाकर धीरे धीरे होठों के कोनों तक खींचा, जैसे कोई पसीना पोंछने के लिए करे। और उसकी इस हरकत पर सारे परेड के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। राय साहब अमीचंद ने सहसा कड़े पड़कर रूखे स्वर में पूछा, क्या है? जिसे सुनकर अटक के खलीफाओं की रूहें कांप जाती थी। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। केवल कुछ आगे एक दूसरी जगह एक कैदी ने वैसी ही हरकत की और अब की बार हंसी भी स्पष्ट हो गई। दरोगा साहब बड़ा कड़ा चेहरा बनाए जल्दी से मुआयना समाप्त करके चले गए। लेकिन तीसरे दिन जब आईजी आए और परेड की बिल्कुल सीधी कतारों के सामने से गुजरने लगे, तो कई कैदियों ने एक साथ नाक के आसपास पसीना पोंछा और एक चौड़ी रुपहली हंसी कई कतारों के चेहरे खिला गई। आईजी ने पूछा, राय साहब अमीचंद, क्या बात है? आपकी जेल में डिसिप्लिन बड़ी ढीली है। राय साहब ने डूबते स्वर में कहा, सर, इस मामले पर दफ्तर में मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल और रह गए। आईजी ने कहा, फिर मानो ये ध्यान करके कि राय साहब के अनुशासन को पुष्ट करना चाहिए, उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स वही बात होगी। आईजी के जाने के 1 हफ्ते बाद दारोगा अमीचंद की बदली का ऑर्डर आ गया, क्योंकि हजारा जेल की डिसिप्लिन बिगड़ रही थी। उन्हें मुल्तान भेजा गया, पर वे वहां पहुंचे तो कैदियों को पहले से खबर थी। वो राय साहब अमीचंद अटक वाले की नहीं, उस दारोगा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने हजारा में कैदियों के आगे मूछें नीची कर ली थी। जल्दी ही वहां से उनकी बदली हुई, पर जहां भी वो गए उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुंची और कैदियों का अनुशासन उनसे नहीं बन पड़ा। अंत में डिप्टी से फिर दरोगा होकर वो एक छोटी जिला जेल के इंचार्ज बन गए। मगर पंजाब भर में ऐसी कोई जेल नहीं थी जिसे मूछों वाला किस्सा ना मालूम हो। हारकर दारोगा साहब ने रिटायर किए जाने की दरखास्त दी और दारोगा के पद से ही पेंशन लेकर चले गए। मैं जब जेल से छूटकर आया तब वो सर्विस छोड़ गए थे। कहाँ किस उपेक्षित कोने में उन्हें मुंह छिपाने लायक जगह मिली, ये पता नहीं। कैदियों के लिए चंदन के बाग तो क्या,
अपने लिए बबूल की छां भी बेचारे पा सके या नहीं, नहीं मालूम। जेलों के खलीफा भी बहुत जल्दी उनका नाम तक भूल गए। लेकिन आज भी अगर कोई नए इकबारे कैदी से भी पूछे तो मुस्कुराकर सिर हिला देगा कि हाँ, उसे उस दरोगा की बात मालूम है जिसने कैदियों के सामने मूंछें नीची कर ली थी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त प्रियजनों को जो कहानियों के शौकीन हों ये कहानी फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, कविता या लेख के साथ। तब तक अलविदा।